हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। पिनाकल्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और अंत में आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में मिलेगा जिसे आपको बनाकर मुझे सेंड करना होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना देर किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। गाइस, जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो है, ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या होगा। ठीक है, 0 होगा या फिर x माइनस ए का होल क्यूब होगा या फिर एक्स क्यू माइनस ए क्यू होगा या फिर आपका ए क्यू माइनस एक्स क्यू होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ न कुछ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का ऑपरेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, अगर हम लोग R1 को R2 में से घटा ले तो x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। और फिर इसी तरह R2 को यहाँ R3 में से घटा ले तो यहाँ आप देखेंगे x x कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए, इसको यहाँ घटाएंगे तो a को 2a में से घटाएंगे तो a हो जाएगा और x x कैंसिल हो जाएगा। और इसको R2 को R3 में से घटाएंगे तो 2a को 3a में से घटाएंगे तो a हो जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर a और a हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर x प्लस 2a को x प्लस 4a में से घटाएंगे तो सिर्फ 2a बचेगा और फिर x प्लस 4a को x प्लस 6a में से घटाएंगे तो 2a बचेगा। तो आप देखेंगे कि R2 में जो एलिमेंट्स हो जाएंगे हो जाएगा 1a 2a और R3 में भी हो जाएगा 1a 2a। ठीक है, तो R1 और R2 के एलिमेंट्स जो है वो सेम हो जाएंगे, मतलब R1 और R2 और R3 जो है वो आपका आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है गाइस, और इस केस में इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग अगर मेंटली कैलकुलेट करें तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग एक ऑपरेशन कर लेते हैं और वो ऑपरेशन क्या है, हमने अभी बताया आपको कि R2 में से घटाना है R1 को, तो R2 के जगह R2 माइनस R1 कर लेते हैं एंड R3 में से घटाना है R2 को तो R3 के जगह R3 माइनस R2 कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए ये जो डिटरमिनेंट है अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज हो जाएगा आपका, क्योंकि उस पर ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो ये हो गया x प्लस a और x प्लस 2a, ये हो गया R1। R2 को देखिए, अब R2 में से R1 को घटाना है, x प्लस 1 में से x घटाएंगे तो बचेगा 1, x प्लस 2a में से x प्लस a घटाएंगे तो बचेगा a, x प्लस 4a में से x प्लस 2a घटाएंगे तो बचेगा 2a। फिर देखिए R3 में से क्या करना है, R3 में से R2 को घटाना है, तो देखिए x प्लस 2 में से x प्लस 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, x प्लस 3a में से x प्लस 2a घटाएंगे तो बचेगा a, और इसी तरह x प्लस 6a में से x प्लस 4a घटाएंगे तो बचेगा 2a। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। आप देखिए ध्यान से, R2 और R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। और इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों रो आइडेंटिकल हो गया। और जब दो रो आइडेंटिकल हो जाएगा, ये दोनों रो आइडेंटिकल हो गया, और जब दो रो आइडेंटिकल हो जाए या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए किसी डिटरमिनेंट का, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सो गाइस, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। क्लियर है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें भी पूछ रहा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 और नन। इन चारों में से क्या होगा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, देखिए ध्यान से।
R2 में से R1 को घटा लीजिए तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर R2 को R3 में से घटा लीजिए तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो इसके भी दो रोज जो है आइडेंटिकल हो जाएंगे, R2 और R3, ठीक है गाइस। और इस कंडीशन में फिर से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट चैप्टर में। अगर आपकी कमांड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर नहीं हुआ तो समझिए आपका डिटर्मिनेंट पढ़ना बेकार है, समझ गए ना। क्योंकि क्वेश्चंस जब भी आते हैं कंपटीशन में या बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है उसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है गाइस। तो आपको जो भी डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया है, आप उन सारे प्रॉपर्टीज का बार बार रिवीजन करें, सारे प्रॉपर्टीज को दिमाग में परमानेंटली आप जो है सेट कर लीजिए, ताकि डिटर्मिनेंट में आपको आगे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ठीक है गाइस। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें हमने कहा कि आपको ऑपरेशन करना होगा R2 और R3 पर, और R2 में क्या करेंगे, R2 के जगह R2 में से R1 को घटा लीजिए एंड R3 में ऑपरेशन करेंगे, R3 में से R2 को घटा लीजिए, ठीक है ना। R3 के जगह R3 में से R2 को घटा लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा गाइस। यहाँ देखिए x प्लस 2 में से x फर्स्ट रो तो आपका एज इट इज हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है ना। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, आपको लग रहा होगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई करते हैं आप, ठीक है, और इसकी जो मतलब वैल्यू है वो बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, ठीक है ना। देखने पर नहीं जाना है कि क्वेश्चन का साइज बड़ा है तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टीज लगाते ही इसकी साइज सिकुड़ जाती है, ठीक है गाइस। चलिए तो सेकेंड रो पर क्या होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, x प्लस 2 में से x प्लस 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, फिर x प्लस 3 में से x प्लस 2 घटाएंगे तो 1, फिर x प्लस 4 में से x प्लस 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। सिमिलरली R3 में से R2 को घटाना है तो देखिए x प्लस 3 में से x प्लस 2 घटाएंगे तो फिर हो गया 1, x प्लस 4 में से x प्लस 3 घटाएंगे तो फिर से मिला 1, और x प्लस 5 में से x प्लस 4 घटाएंगे, अगेन यू विल गेट 1। सो गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं R2 और R3 को, R2 और R3 के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, देखिए है ना। तो ये दोनों रोज भी आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। और जब दो रो किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सो गाइस इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 0। क्लियर है गाइस। चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ a नॉट इज इक्वल टू 0 एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। दिया हुआ है कि a का वैल्यू 0 नहीं है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो a का वैल्यू क्या होगा, 3 -3 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 3 होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जो गिवन है इस डिटर्मिनेंट को जरा ध्यान से देखिए। अगर सारे कॉलम्स को हम जोड़ दें तो 3 प्लस a हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम पर सारे एलिमेंट हो जाएगा 3 प्लस 1, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस a, फिर हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस ये हो गया 1 3 और प्लस a, तो 3 प्लस a हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और प्लस a। तो गाइज यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे कि C1 के जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते हैं। तो देखिए तब क्या हो जाएगा गाइज, तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका वो यहाँ पर 3 प्लस a, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस a, और यहाँ भी हो जाएगा 3 प्लस a।
और बाकी एलिमेंट को एज इट इज लिख दीजिए 1 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस ए और इतना इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहां से 3 प्लस ए को हम C1 से बाहर निकाल सकते हैं, तो यहां पर लिख दीजिए कि टेक 3 प्लस ए कॉमन फ्रॉम C1 और निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ए बाहर आ गया और अंदर बच गया 1 1 1 1 1 प्लस ए और ये हो गया आपका 1 और यहाँ हो गया 1 1 और ये हो गया आपका 1 प्लस ए और इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब देखिए ये जो डिटर्मिनेंट बचा है इसमें हमें मैक्सिमम 0 लाना है। ठीक है ना, तो एक काम करें हम लोग कि अगर यहां से देखिए R3 को R1 में से घटा लें तो 2 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, R1 के जगह R1 में से R3 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ए जो आपका कॉमन निकला है और यहाँ देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 0, फिर 1 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 0 और 1 में से 1 प्लस ए घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस ए और सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज हो जाएगा 1 1 प्लस ए 1 और फिर हो गया 1 1 1 प्लस ए और इतना इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए के अबाउट हम लोग इसको इवैल्यूएट कर देंगे। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये तो हो गया आपका 3 प्लस ए और ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस ए है तो इंटू माइनस ए, साइन इसका पॉजिटिव होता है तो प्लस माइनस माइनस ये होगा माइनस ए और इसको देखिए इसको इसमें गुना कीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 और फिर 1 में 1 प्लस ए से गुना करेंगे तो 1 प्लस ए ही होगा, लेकिन घटाएंगे तो माइनस 1 माइनस ए हो जाएगा और इतना इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया 3 प्लस ए और इंटू ये हो गया आपका माइनस ए और यहाँ प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया तो ब्रैकेट के अंदर बचा माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान दीजिए 3 प्लस ए और माइनस ए प्लस ए हो गया स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो यहां से a का 2 वैल्यू मिलेगा गाइस, 3 प्लस ए इज इक्वल टू 0 और यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप 3 को इस तरफ लाइए तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 3 और यहां से स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो a का वैल्यू 0। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में दिया हुआ है a नॉट इज इक्वल टू 0, तो गाइस जब a जो 0 के बराबर नहीं होगा तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू -3 होगा ना। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ए, जिसमें a की वैल्यू कितनी होगी, -3। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, ये यहां पर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) और फंक्शन क्या है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ डिटरमिनेंट लिखते थे उसी तरह यहाँ पर फंक्शन लिख दिया और इसके जितने भी एलिमेंट है सब x के टर्म में है। ठीक है ना, तो x का ये फंक्शन हो गया, इसको डिटरमिनेंट की जगह फंक्शन से डिनोट किया हुआ है। क्लियर है, इससे घबराना नहीं है। तो ये डिटरमिनेंट है, पूछ रहा है f100 का वैल्यू क्या होगा, मतलब x के जगह f(x) में x के जगह 100 रख दें तो वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि f(x) का जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया है, तो डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करके सबसे पहले हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना, और तब हम x के जगह क्या करेंगे, 100 डाल देंगे तो f100 का वैल्यू मिल जाएगा। ओके गाइस, तो देखिए यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे, f(x) का वैल्यू निकालना है आपको। अब जरा देखिए हम क्या करें, ठीक है ना, ऑपरेशन इसमें तो यहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि C3 में से अगर C2 को घटा लेते हैं तो हमारे पास जो है 2 कॉलम
C1 और C3 जो है वो आइडेंटिकल हो जाएगा। देखिए कैसे, x प्लस 1 में से x घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का भी 1 ही है। यहाँ देखिए x, इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 2x हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस x, और इधर घटाएंगे तो प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट फिर सेम हो जाएगा। इसी तरह इसको जब इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू 3x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन कर लेते हैं, और ऑपरेशन है कि C3 के जगह C3 में से C2 घटा लीजिए, तो fx का जो वैल्यू है वो अब आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, पहला कॉलम है 1 2x और 3x इंटू एक्स माइनस 1। दूसरा कॉलम भी एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ऑपरेशन कॉलम 3 पर हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सेकंड कॉलम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में से घटाना है, तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 2x और फिर हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 1। जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ से x माइनस 1 तो कॉमन पहले ही बाहर निकल जाएगा, और इधर बच जाएगा x प्लस 1, और इधर बचेगा आपका, देखिए इधर बच जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को घटाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, पर इसको घटा के देख लीजिएगा, वैल्यू यही आएगा आपका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो कॉलम फर्स्ट है C1 और ये जो थर्ड कॉलम है C1 और C3 ये दोनों का एलिमेंट सेम है, देख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर। तो ऐसे कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि आइडेंटिकल कॉलम हो गया, आइडेंटिकल कॉलम हो गया। C1 C3 आपका आइडेंटिकल हो गया, तो देयरफॉर fx का जो वैल्यू है अब क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट 0 हो गया, का वैल्यू 0 हो गया, तो fx इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो आपका fx इज इक्वल टू 0 आया, यहाँ पर जो fx का वैल्यू है वो किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स ये भी बोल सकते हैं कि fx का वैल्यू x पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो x के जगह आप 100 रखें, चाहे 500 रखें, चाहे 5 लाख रखें, या कोई भी x की वैल्यू रखेंगे, fx का वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि वो x पे डिपेंड नहीं करता है। सो गाइस इसका मतलब ये हो गया कि f100 का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है ना, अब इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, दूसरे वे में भी यहाँ पर दे देगा कि f1000 का वैल्यू क्या होगा या f5000 का वैल्यू क्या होगा, और क्वेश्चन सेम रहेगा। तो चाहे कुछ भी दे, यहाँ पर f5000 दे या f1000 दे, वैल्यू आपको 0 ही आएगा, क्योंकि fx का वैल्यू जो है x पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो x चाहे कुछ भी रखेंगे वैल्यू 0 ही होगा। क्लियर है गाइस। तो और ये जो क्वेश्चन था गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 IIT 99 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन हो गया A। ठीक है ना, यहाँ पर A में दिया है कि fx का f100 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है दिया हुआ है इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। इसी प्रकार से y इज ग्रेटर देन 0 एंड y नॉट इज इक्वल टू 1 एंड z इज ग्रेटर देन 0, z नॉट इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज व्हाट। ये जो डिटरमिनेंट दिया है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा या नन होगा। ठीक है, और दिया हुआ है आपके पास कि x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, एंड z का वैल्यू 0 होगा और z का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा।
गाइज यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। लॉग में आप जानते हैं कि अगर आपके पास ऐसा है n इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a, तो हम जानते हैं क्या होता है, x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। पॉजिटिव नंबर का ही लॉगरिथम एग्जिस्ट करता है और जो बेस होता है वो बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा और बेस का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ये लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि x भी बेस में है, y भी बेस में है और z भी बेस में है, इसीलिए आप देख रहे हैं x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा, समझे ना। इसीलिए ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का उपाय क्या है कि इसके r1 में आप गुना कर दीजिए log x टू दी बेस e, और यहाँ पर हम लोग इसलिए गुना कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है लॉग में चेंज ऑफ बेस का, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से फ्री करना है उसके बेस को, ठीक है ना। तो उसमें बेस को फ्री करने के लिए यहाँ पर x बेस है, देखिए फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में y बेस है और थर्ड रो में z बेस है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, तीनों रो में जो एलिमेंट्स हैं उनका बेस जो है एक्स वाई जेड से फ्री हो जाए, ठीक है ना। और इसके लिए हम लोग r1 में log x टू द बेस e से गुना करेंगे, r2 में हम लोग log y टू द बेस e से गुना करेंगे, ठीक है ना। r2 में, यहां ध्यान दीजिए, r2 में हम लोग क्या करेंगे, r2 में हम लोग गुना कर देंगे log y टू द बेस e से, और r3 में हम लोग गुना कर देंगे log z टू द बेस e से। और ऐसा इसलिए करेंगे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है गाइस चेंज ऑफ बेस का कि log a टू द बेस b को हम ऐसा लिख सकते हैं कि log a टू द बेस e इंटू log e टू द बेस b। ये प्रॉपर्टी जो है चेंज ऑफ बेस है, लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में 11th क्लास में ही पढ़ाया गया था, ठीक है ना। अगर याद नहीं है तो एक बार आप वहां देख लेंगे, कॉपी को रिवीजन हो जाएगा, ठीक है गाइस। क्योंकि डिटरमिनेंट में बहुत सारा क्वेश्चन लॉगरिथमिक बेस्ड होता है, ठीक है। तो लॉगरिथम को एक बार आप रिवीजन जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन करने वाले हैं। r1 में log x टू दी बेस e से गुना करेंगे, r2 में log y टू दी बेस e से गुना करेंगे और r3 में log z टू दी बेस e से गुना करेंगे। तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई r1 multiply r1 r2 and r3 by log x to the base e, log y to the base e and log z to the base e respectively, ठीक है। तो गाइज अब देखिए क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए या फिर किसी भी एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए जब आप किसी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ डिटरमिनेंट के केस में बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। सो गाइस क्या हो जाएगा, जब आप r1 में मल्टीप्लाई करेंगे log x टू द बेस e से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा log x टू द बेस e से। इसी प्रकार से r2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे log y टू द बेस e से तो आपको डिवाइड भी करना होगा log y टू द बेस e से। और इसी तरह से r3 में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं log z टू द बेस e से तो डिवाइड करना होगा log z बेस टू दी e, ठीक है ना। log z टू दी बेस e से डिवाइड भी करना होगा। तो यहाँ तो डिवाइड कर दिया। अब इसके r1 r2 r3 में log x टू द बेस e, log y टू द बेस e और log z टू द बेस e से
मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा log x टू द बेस c। और यहाँ देखिए जरा log y टू द बेस x है, यहाँ समझ लीजिए log y टू द बेस x है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे log x टू द बेस e से। तो देखिए यहाँ पर ये चेंज ऑफ बेस का प्रॉपर्टी ले लिया ना, बेस यहाँ पर देखिए जैसे e है यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा और log a टू द बेस b के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ x कैंसिल समझिए तो बचेगा क्या log y टू द बेस c। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका log y टू द बेस c। और यहाँ पर देखिए फिर से थर्ड एलिमेंट के पास हो जाएगा log और वहां है z टू द बेस x और यहाँ आपको गुना करना है log x टू द बेस e से। फिर ये x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा log z टू द बेस e। तो यहाँ बच गया आपका log z टू द बेस e। ठीक है, अब जरा देखिए सेकेंड रो में यहाँ पर देखिए log x टू द बेस y है, log x टू द बेस y है और इसमें गुना करना है log y टू द बेस e। फिर से y कैंसिल, log x टू द बेस e हो जाएगा, log x टू द बेस e हो गया। इसी तरह सेकेंड एलिमेंट में तो गुना करेंगे तो वही हो जाएगा log, क्योंकि 1 है तो 1 में log y टू द बेस e से गुना करेंगे तो log y टू द बेस e हो जाएगा। और थर्ड एलिमेंट को देखिए, थर्ड एलिमेंट है आपका log z टू द बेस y इंटू log y टू द बेस e। फिर से y कैंसिल तो log z टू द बेस e हो जाएगा, log z टू द बेस e हो जाएगा। सिमिलरली जब थर्ड रो में आप गुना करेंगे log z टू द बेस e से तो आपको मिलेगा log x टू द बेस e। फिर यहाँ भी मिलेगा log y टू द बेस e और यहाँ भी मिलेगा log z टू द बेस e। तो आप जरा देखिए यहाँ पर इसके तीनों रो को देखिए, r1 को, r2 को और r3 को, इन तीनों को देखिए, तीनों रो में सेम ही एलिमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि किसी भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाए तो उन रो और कॉलम्स को आइडेंटिकल रो और कॉलम बोलते हैं और ऐसे कंडीशन में डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो आप कोई भी दो रो को चूज करेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0। और इसको देखिए, और ये जो हो गया आपका 1 बाई log x टू द बेस e इंटू log y टू द बेस e इंटू log z टू द बेस e और इंटू इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0, क्योंकि इसके तो तीनों रो ही आइडेंटिकल है। हमें 0 बनाने के लिए सिर्फ 2 ही रो चाहिए, तो r1 r2 आइडेंटिकल है, ऐसे तो तीनों रो में सेम ही सेम एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए आइडेंटिकल की वजह से इस डिटरमिनेंट के वैल्यू 0 हो गई। तो कुल वैल्यू कितना हो गया, इस डिटरमिनेंट के वैल्यू आ गई 0। ठीक है गाइस, तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी नंबर। ठीक है ना, सी में दे रहा है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0। क्लियर है गाइस। चलिए ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है ना, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू होगा। देखिए ए बी सी होगा या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा या 0 होगा या फिर ए बी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होगा। ठीक है, तो ये तो 4 ऑप्शन का पता तभी चलेगा कि इसमें से कौन सा सही है जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है इसका ये 2 टर्म्स का सम है ना। अब ये मत कहना कि सर यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है तो डिफरेंस हो जाएगा। तो देखिए आप समझिए a माइनस बी को आप ऐसा लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, तो आप बोल सकते हैं 2 टर्म का सम है ना। इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं क्या, 2 टर्म का डिफरेंस हो या सम हो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक सम, क्योंकि उसे हम लोग सम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी सी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ना इस प्रकार से, a स्क्वायर और प्लस और माइनस बी सी ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 टर्म का सम हो गया। इसी प्रकार तीनों एलिमेंट को लिख सकते हैं। तो गाइस हम लोग कहाँ थे, हाँ
हम लोग थे कि ये जो थर्ड कॉलम है ये आपका दो टर्म का सम है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में या अलजेब्रिक सम में लिख सकते हैं, या डिफरेंस है तो आप दो डिफरेंस में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला काम हम करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में तोड़ देंगे, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ क्या, थर्ड कॉलम दो टर्म का डिफरेंस है या सम है, जो आप अच्छा समझे वही बोलिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। तो पहले में हम लोग स्क्वायर वाला टर्म को ले लेंगे और दूसरे में हम लोग बी सी सी ए और ए बी को ले लेंगे, ठीक है। तो पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका 1 1 1 ए बी सी, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस है तो प्लस के जगह आप माइनस लिख दीजिए, ठीक है ना। जब यहाँ प्लस रहता है तो दो डिटर्मिनेंट का सम कर देते हैं, यहाँ डिफरेंस है तो आप माइनस लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे में हम लोग बी सी सी ए बी लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी और बी सी सी ए बी, ठीक है गाइस। अब जरा देखिए यहाँ R1 में अगर A से गुना करें तो ये ABC हो जाएगा। फिर इसी तरह R2 में हम लोग R2 में अगर हम B से गुना करें तो CA मिलकर ABC हो जाएगा, तो यहाँ B से गुना कर देंगे। और R3 में देखिए R3 में अगर C से गुना करें तो ABC हो जाएगा, तो इसको C से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को एज इट इज रहने देंगे और सेकंड वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको कन्वर्ट करके फर्स्ट में ला देंगे, फर्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो अब तब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में ए से, सेकंड रो में बी से और थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ये पहला तो एज इट इज हो गया 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर आपने एबीसी से गुना किया है तो एबीसी से भाग भी देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अभी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड का कंसेप्ट बताया, अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो देखिए ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे R1 में तो हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी सी, और R2 में B से गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर ए बी सी, और यहाँ देखिए R3 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर ए बी सी हो जाएगा। अब आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, यहाँ C3 को देखिए, थर्ड कॉलम को, थर्ड कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, ABC है, तो थर्ड कॉलम से ABC को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा गाइस, आप चाहें तो लिख लीजिए कि टेक ABC common from C3 of second determinant, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला डिटर्मिनेंट तो एज इट इज हो गया आपका 1 1 1, और यहाँ देखिए ए बी सी, और थर्ड कॉलम हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हो गया ना। और यहाँ पर आपका एबीसी यहाँ से बाहर निकल गया तो ABC बाई ABC हो जाएगा, और बचेगा क्या, ABC, और यहाँ से हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1। तो देखिए जरा, ये ABC और ABC तो कैंसिल हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को, पहले वाले डिटर्मिनेंट को और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट को जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों डिटर्मिनेंट में एलिमेंट सेम ही दिख रहा है, खाली अरेंजमेंट में आपको डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है ना। जो इसका फर्स्ट कॉलम है इसका थर्ड कॉलम है, और जो इसका देखिए सेकंड कॉलम है वो इसका फर्स्ट कॉलम है, और जो इसका थर्ड कॉलम है इसका सेकंड कॉलम है। अरेंजमेंट खाली कॉलम्स का डिफरेंस है, बाकी दोनों डिटर्मिनेंट सेम ही दिखाई दे रहा है। तो आप जरा देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम दो बार चेंजेस करेंगे, दो कॉलम को आपस में चेंज करेंगे दो बार। देखिए पहली बार में क्या करेंगे कि C1 के जगह C3 ला देंगे,
और C3 के जगह C1 ला देंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर हो जाएगा 1 1 1, सेकेंड कॉलम ऐसे ही रह जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और थर्ड कॉलम के जगह हो जाएगा abc। तो जब आप एक बार दो कॉलम को चेंज करेंगे तो साइन माइनस से प्लस हो जाएगा ना। और फिर अभी भी आपका नहीं होगा इसके बराबर, क्योंकि यहाँ 1 1 आया और बीच में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, जबकि यहाँ abc है। तो क्या करेंगे तब गाइस, दूसरा बार हम चेंज करेंगे कि सेकेंड कॉलम को फिर थर्ड कॉलम बना देंगे और थर्ड कॉलम को हम सेकेंड बना देंगे। तब a स्क्वायर b स्क्वायर जो है आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर जो abc था अब वो यहाँ आ जाएगा। तब जाके आपका जो है ये डिटरमिनेंट पहले वाले डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमने दो चेंजेस किए, दो बार दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया, तो दो बार जब साइन चेंज होगा तो फिर से जो साइन था वही साइन हो जाएगा। पहली बार जब चेंज करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और दूसरी बार जब चेंज करेंगे तो फिर प्लस से माइनस हो जाएगा। तो गाइस इन दोनों चेंज के बाद अब क्या बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और फिर ये वाला डिटरमिनेंट भी अब दो चेंजेस के बाद वही हो जाएगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए दोनों डिटरमिनेंट सेम है तो वैल्यू भी ऑब्वियसली दोनों का सेम आएगा। तो अब दोनों प्लस माइनस साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है गाइस, तो देखिए तो कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी में 0 दिया हुआ है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। जो ये डिटरमिनेंट गिवन है इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 6xyz xyz 4xyz और xy प्लस yz प्लस zx, इन चारों में से क्या होगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो गाइस इसको हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर आप एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए, कॉलम के एलिमेंट्स को देखिए। फर्स्ट कॉलम में y और z है, और दो y है और दो z है। तो अगर हम r1 r2 r3 को जोड़ दें तो 2y प्लस 2z हो जाएगा, 2 इंटू वाई प्लस z हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को देखिए, इसमें 2z है और 2x है, तो 2 इंटू जेड प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप थर्ड कॉलम को देखेंगे तो 2x है और 2y है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y, 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। तो पहला काम हम करेंगे, यहाँ पर देखिए पहला काम हम लोग करते हैं कि r1 के जगह r1 प्लस r2 प्लस r3 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, इसको डेल्टा से अगर डिनोट कर दें तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स जेड प्लस एक्स, और इधर हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज हो जाएगा वाई जेड जेड प्लस एक्स जेड और वाई और एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर r1 से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया, और यहाँ होगा y प्लस जेड वाई और जेड, यहाँ हो जाएगा आपका जेड प्लस एक्स और जेड, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई वाई और x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, r1 को अगर हम घटा लेते हैं, r1 को अगर हम लोग घटा लेते हैं r2 में से, r1 को घटा लीजिए r2 में से, और r1 को घटा लीजिए r3 में से। ठीक है, तो एक ऑपरेशन करते हैं, r2 के जगह r2 माइनस r1 कर लीजिए, एंड r3 के जगह भी r3 माइनस r1 कर लीजिए। तो गाइज ये हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए
ऊपर वाला तो एज इट इज हो गया आपका y प्लस जेड, और इसको इसमें घटाएंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जेड हो जाएगा, और इसको इसमें घटाएंगे, सॉरी इसको इसमें घटाएंगे तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई बचेगा। इसी तरह यहाँ पर जेड प्लस एक्स हो गया, और इसको इसमें घटाएंगे हो गया 0, और इसको इसमें घटाएंगे तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। इसको इसमें घटाएंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला एलिमेंट तो एक्स प्लस वाई हो गया, और इसको y में से घटाएंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको फिर यहाँ घटाएंगे तो 0 हो गया। ठीक है गाइस, अब जरा ध्यान दीजिए कि अब हम लोगों को, अब देखिए जरा यहाँ पर R1 पर फिर से हम लोग अगर जोड़ दें, R1 पर जोड़ दें R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक ऑपरेशन कर लीजिए, R1 के जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर ऐसा कर लेते हैं तो गाइस ये जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका y और z, यहाँ 0 हो गया, कट गया तो जोड़ेंगे तो माइनस वाई माइनस जेड और प्लस वाई प्लस जेड, 0 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये z हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस एक्स यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, और यहाँ हो गया माइनस जेड माइनस वाई, और ये हो गया आपका 0 माइनस एक्स, और यहाँ हो गया माइनस एक्स और 0, ये हो गया। अब इसको हम लोग जरा इवेल्युएट कर लेते हैं, तो देखिए अब आपके पास अगर हम लोग R1 के लॉन्ग इवेल्युएशन करें इसका, तो देखिए 0 एलिमेंट, ये जो पहला एलिमेंट है 0, इसके लॉन्ग तो 0 हो जाएगा, बच गया 2 एलिमेंट z और y, तो देखिए यहाँ पर, और ये 2 आपका बाहर निकला हुआ था कॉमन, ठीक है ना, तो ये तो 2 2 हो गया, और यहाँ एक हम ब्रैकेट दे देते हैं इस प्रकार से, और ये हो गया z, और z का साइन आपका होता है नेगेटिव, तो माइनस जेड हो गया, और इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा आपके पास माइनस जेड माइनस वाई, और इधर बचेगा माइनस एक्स और 0। ठीक है गाइस, और जेड है, जेड का साइन पॉजिटिव होता है, और जेड से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा माइनस जेड माइनस वाई और 0 माइनस एक्स, ये बचेगा आपका। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर आप, ये तो 2 हो गया, और देखिए जेड माइनस जेड में 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और माइनस वाई में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, और प्लस एक्स वाई को घटाएंगे 0 में से तो 0 माइनस एक्स वाई हो गया, और यहाँ पर प्लस वाई है, और यहाँ देखिए माइनस जेड में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस जेड एक्स हो गया, और y में आप 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, तो जेड एक्स माइनस 0। अब यहाँ देखिए 2 हो गया, और ये आपका हो गया, यहाँ पर माइनस जेड था पहले से गाइस, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस जेड और इंटू 0 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए 0 में से एक्स वाई को जब घटाएंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस एक्स वाई को माइनस जेड में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 0 एक्स जेड एक्स में से 0 को घटाएंगे तो जेड एक्स ही होगा, और जेड एक्स को फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड को जोड़ देंगे तो 2xyz हो गया। ठीक है, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो गया xyz। तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है गाइस वो हो गया आपका 4xyz, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, और ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है 4xyz। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, 4xyz होगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है आपसे, और ऑप्शन दिया है अल्फा डेल्टा
अल्फा माइनस डेल्टा, 2 और 0, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस डेल्टा। एक फॉर्मूला हम लोगों ने कंपाउंड एंगल में पढ़ा है कि कॉस ए प्लस बी का वैल्यू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है इसके थर्ड कॉलम को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे कॉस ए प्लस बी पर। ये जो फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है ना। जब एक्सपेंड कर देंगे तब हमें कुछ क्लू मिलेगा। तो पहला काम हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और जो थर्ड कॉलम हो गया आपका, ये हो जाएगा, आप कॉस ए प्लस बी पर तोड़ दीजिए तीनों एलिमेंट्स को, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। फिर दूसरे एलिमेंट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा हो जाएगा। और फिर इसी तरह थर्ड एलिमेंट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा और माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। अब हमारे पास एक क्लू आ गया, देखिए तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ये फर्स्ट कॉलम में दिया है। अगर फर्स्ट कॉलम में हम लोग साइन डेल्टा से गुना कर दें तो ये जो थर्ड कॉलम है इसका सेकंड वाला पोर्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए साइन अल्फा में साइन डेल्टा से गुना कर दीजिए, फिर साइन बीटा में साइन डेल्टा से गुना कर दीजिए, फिर साइन गामा में साइन डेल्टा से, मतलब फर्स्ट कॉलम में साइन डेल्टा से गुना करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा और साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है गाइस। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकेंड कॉलम में देखिए, सेकेंड कॉलम में अगर हम लोग कॉस डेल्टा से गुना कर दें तो कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा इसके पहले एलिमेंट के बराबर, फिर देखिए पहले टर्म के बराबर, फिर कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा सेकेंड टर्म के बराबर, और फिर इसमें डेल्टा कॉस डेल्टा से करेंगे तो कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा थर्ड टर्म के बराबर। तो अगर हम C1 में, यहाँ ध्यान दीजिए, C1 में गुना करें, C1 में गुना कर दें हम लोग, C1 में गुना कर दें कॉस डेल्टा से, सॉरी साइन डेल्टा से, देखिएगा ध्यान से, और C2 में हम लोग गुना कर दें कॉस डेल्टा से, और गुना करके इसको आपस में घटा लें, ठीक है, तो इस तीसरे कॉलम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक ऑपरेशन करें यहाँ पर, और ऑपरेशन हम लोग ऐसा करते हैं C2 पर कर लेते हैं, ठीक है ना, C2 पर एक ऑपरेशन कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं C3 पर ही ऑपरेशन कर लेते हैं, और उसको क्या करेंगे, इस वाले टर्म को, इसको हम लोग यहाँ जोड़ देंगे और इधर वाला C2 पर जो करेंगे उसको घटा लेंगे। तो C3 पर हम लोग करते हैं कि C3 और प्लस क्या करेंगे, साइन डेल्टा इंटू C1 और माइनस कॉस डेल्टा इंटू C2 कर देते हैं। तो कॉस डेल्टा जब इन कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ गुना होके और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, अब आपका यहाँ पर फर्स्ट, ये आपका ऑपरेशन किस पर हो रहा है, ये ऑपरेशन हो रहा है आपका C3 पर, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम या जीटीज हो जाएगा, थर्ड कॉलम में चेंजेज आएगा। तो देखिए क्या चेंजेज आएगा गाइस, यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ये हो गया। सेकेंड कॉलम हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और थर्ड कॉलम पे पहले तो आप इसको लिख दीजिए, ये है आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। फिर कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, और फिर कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा
माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, इस C3 में आपको C1 में साइन डेल्टा से गुना करके ऐड करना है, तो प्लस, देखिए प्लस कीजिए, और इसमें साइन डेल्टा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, और फिर हो जाएगा यहाँ पर साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, और फिर हो जाएगा प्लस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, ये हो गया आपका। और फिर C2 में कॉस डेल्टा से गुना करके घटाना है, तो यहाँ देखिए माइनस कर लीजिए, तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, और सेकंड एलिमेंट के जगह हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, और थर्ड एलिमेंट के जगह हो जाएगा माइनस कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा, ये आपका हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा इससे कट गया, और साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा इससे कट गया। इसी प्रकार कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा इससे कट गया, और साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा इससे कट गया। इसी प्रकार कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा इससे कट गया, और साइन गामा इंटू साइन डेल्टा इससे कट गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका थर्ड कॉलम 0 हो गया। तो आपका हो गया ये आपका साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, और इधर हो गया सेकंड कॉलम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और थर्ड कॉलम हो गया 0 0 0। तो गाइस बताइए आप, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट या किसी भी रो के सारे एलिमेंट जब 0 हो जाए तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो गाइज इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 0। क्लियर है? तो देखिए तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, डी, है ना। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि एल एम एन आर पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के एल एम एन जो है जीपी का पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है, और बीइंग ऑल पॉजिटिव, और ये सब के सब पॉजिटिव है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए जीपी में आप पढ़े हैं कि जीपी का जनरल टर्म जो होता है, यहां पर लिख देता हूं, जनरल टर्म ऑफ जीपी। समझिए पहले, जीपी का जो जनरल टर्म होता है टीएन, और वो होता है ए आर एन माइनस 1, और ए क्या है यहाँ पर, वेयर ए जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और आर जो होता है वो आपका कॉमन रेशियो। आपको याद नहीं होगा इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूं गाइस, आर होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है जिसकी जरूरत है इस क्वेश्चन को बनाने में। क्लियर है ना। अब हम लोग आते हैं यहां पर कि ए एल एम एन दिया हुआ है, पीएथ क्यूएथ आरए टर्म मालूम है, तो हम क्या करते हैं कि पीएथ क्यूएथ आरए टर्म को निकालने के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग इसका इस जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मान लेते हैं। तो जरा लेट कर लीजिए कि कैपिटल ए जो है मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म है, और कैपिटल आर को हम लोग कॉमन रेशियो मान लेते हैं, कॉमन रेशियो मान लेते हैं। किसका, ये जो जीपी की चर्चा जो कर रहा है क्वेश्चन में, उस जीपी का। तो जरा देखिए ध्यान से कि इस केस में क्या हो जाएगा। तो देयरफॉर एल जो है वो आपका पीएथ टर्म है, एनएथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1, तो पीएथ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए के जगह कैपिटल ए, और आर के जगह कैपिटल आर, और एन माइनस 1 के जगह पी माइनस 1 हो जाएगा ना। तो एल का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर पी माइनस 1। इसी तरह एम का वैल्यू हो जाएगा ए आर
q माइनस वन, क्योंकि m जो है qth टर्म है, q माइनस वन, और जो n है वो हो जाएगा a r, और ये rth टर्म है तो r माइनस वन। ठीक है ना। अब जरा देखिए, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। इन तीनों इक्वेशन में क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो ये इक्वेशन देखिए, ये वाला बन के हो जाएगा लॉग एल, क्योंकि हमें जरूरत है ना इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए लॉग एल, लॉग एम, लॉग एन की जरूरत है, इसलिए हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं। तो लॉग एल इज इक्वल टू हो जाएगा इधर लॉग ए आर टू दी पावर पी माइनस वन, ऐसा कर देते हैं। और ये दूसरा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लॉग एम इज इक्वल टू लॉग ए आर टू दी पावर क्यू माइनस वन, और तीसरा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कि लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ए आर टू दी पावर आर माइनस वन। ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब सिंपली हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे और उसमें लॉग एल, लॉग एम और लॉग एन का वैल्यू यहां से डाल देंगे। ठीक है गाइस। तो देखिए, तो देयरफॉर उस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लेते हैं और लॉग यहां से डायरेक्टली हम यहां पर आते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा मान दिया और लॉग एल का वैल्यू आ गया कि लॉग ए आर टू दी पावर पी माइनस वन, और फिर लॉग m का वैल्यू हो गया लॉग ए आर टू दी पावर q माइनस वन, और लॉग n का वैल्यू हो गया लॉग ए आर टू दी पावर r माइनस वन, और सेकेंड कॉलम है p q r, और ये है 1 1 1। ठीक है ना। अब जरा इसको हम तोड़ते हैं, क्योंकि लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि लॉग m टू दी पावर n है, तो इसको इस पावर को इधर ला देते हैं हम लोग, तो लिखते हैं n log m। तो इसी तरह पहला एलिमेंट में p माइनस वन पावर है, लिख सकते हैं q माइनस वन और r माइनस वन। ये पावर दिख रहा है ना, इसको हम बाहर इस तरफ लाएंगे पहले। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ये हो जाएगा आपका p माइनस वन और यहाँ log a r हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हो जाएगा q माइनस वन log a r, और फिर हो जाएगा आपका r माइनस वन log a r हो जाएगा। और यहाँ हो गया p q r 1 1 1। ठीक है गाइस। अब यहाँ देखिए log a r को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो निकाल लीजिए जरा। तो log a r अगर बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, p माइनस वन, q माइनस वन और r माइनस वन, और यहाँ हो गया p q r 1 1 1। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ C1 पर क्या करते हैं, C2 को घटा लेते हैं और C3 को जोड़ देते हैं, तो सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन कर लेते हैं गाइस, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि अब क्या करना है। तो अब हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं कि C1 पर हम लोग C2 को C1 पर C1 में से C2 को घटा लीजिए। ठीक है। और C3 को जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा अब आपका log a r बाहर है, और यहाँ इसको देखिए, इसमें घटाएंगे तो p जीरो हो गया, प्लस माइनस वन जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम के सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और p q r हो गया 1 1 1 हो गया। तो देखिए, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये हो गया आपका log a r इंटू जीरो, तो वैल्यू हो गया जीरो।
ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आपने देखा कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है 0 जब एल एम एन जो है पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ जीपी है और सब के सब पॉजिटिव है तो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि if a1 a2 a3 डॉट डॉट an are in gp then the value of this determinant is, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा या -2 होगा, इन चारों में से आपको बताना है इसको सॉल्व करके। गाइस जब जीपी की बात हो रही है तो थोड़ा सा और हम लोग आते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास दिया हुआ है गिवन दैट, ध्यान दीजिएगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन। दिया हुआ है a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ये आपका जीपी में है। किस में है, जीपी में है। ठीक है गाइस, अब जीपी में है तो आपको मालूम है कि 3 टर्म अगर जीपी में लगातार हो तो बीच वाले टर्म का जो स्क्वायर होता है बाकी 2 टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आप a2 को लिख सकते हैं ऐसा, a2 को आप लिख सकते हैं a2 का स्क्वायर इंटू a1 इंटू a3। इसी तरह a3 को आप लिख सकते हैं कि a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 इंटू a4। मतलब बीच वाला जो टर्म है आपका दोनों साइड वाले टर्म के, बीच वाले टर्म का स्क्वायर साइड वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये जीपी का प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप जो लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इससे जस्ट पीछे वाला 2 टर्म है, एक है an-1 और an-2। ठीक है, और इसका एक पीछे वाला टर्म देखिए, जैसे इसको आप लिखेंगे तो an-1 और इसके आगे वाला टर्म हो जाएगा an+1, यही ना होगा। तो इस बीच वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, an का स्क्वायर और ये हो जाएगा an-1 इंटू an+1। ये हमारे पास जीपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। ठीक है गाइस, तो जरा देखिए ये जो बीच वाला टर्म है आपका, इसको an+1 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। an+1 को हम लोग लिख सकते हैं इसके ठीक पीछे वाले टर्म का स्क्वायर, मतलब इसका बीच वाले टर्म का स्क्वायर जो होगा ठीक पीछे वाला और आगे वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो an+1 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा an इंटू an+2 के बराबर। इसी तरह an+4 को देखिए, an+4 है ना, an+4 को हम लिख सकते हैं an+4 का स्क्वायर और ये an+3 इंटू n+5 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो an+3 इंटू n+5 के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। और इसी प्रकार an+7 को हम लिख सकते हैं an+7 का स्क्वायर इज इक्वल टू an+6 इंटू an+8। इसके बिहाफ पर जो अभी प्रॉपर्टी निकल कर आया है, इसके बिहाफ पर an+1, an+4 और an+7 को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर इन तीनों में ये जो टर्म निकला, इन तीनों में दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए कि टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा देखिए जरा। अभी हम लोग जो है ना जीपी के ही प्रॉपर्टी से चल रहे हैं, बाद में हम कुछ कैलकुलेशन करके उसमें डालेंगे और वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए जरा, जब लॉग ले लेंगे तो आप उसको लिख सकते हैं कि लॉग an+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग
ए एन इंटू ए एन प्लस 2 लिख सकते हैं। और इसी को आप जब लिखेंगे तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये पावर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log ए एन प्लस 1, और इधर यहां पर आपका गुना में है तो log m इंटू एन। फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है कि log m इंटू एन है तो आप इसको लिखते हैं log m प्लस log n, लिखते हैं ना, ये फॉर्मूला है। तो इसी तरह इसको हम तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा कि log a n प्लस log a n प्लस 2, ये हो जाएगा आपका। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और सिमिलरली देखिए, सिमिलरली इसको देखिए, हम लोग सेकेंड वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, log लीजिएगा तो 2 पीछे आ जाएगा और हो जाएगा log a n प्लस 4, और ये इक्वल हो जाएगा log a n प्लस 3 प्लस log a n प्लस 5 के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। और इसी तरह से तीसरे टर्म को, इसको आप लिख सकते हैं 2 log a n प्लस 7, और ये इक्वल हो जाएगा log a n प्लस 5, सॉरी a n प्लस 6 और प्लस log a n प्लस 8 के बराबर हो जाएगा। और ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। ये हमारे पास रिजल्ट आता है। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, ये जो 2 लगा हुआ है वो सब के सब बीच वाले टर्म में लगा हुआ है ना। तो अगर हम बीच वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और फिर उसमें हम लोग जो है ना फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को जोड़ दें, तो यहाँ C2 पर जो हो जाएगा वो आपका C2 पर ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जब ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो जरा देखिए, इसको हम लोग इधर लाके घटा देंगे तो एक तरफ वैल्यू 0 हो जाएगा ना। चलिए हम लोग यहाँ पर कर ही लेते हैं। अब यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं, दैट इज, देखिए ध्यान से, दैट इज वी कैन राइट एज, अब इनको हम लोग इस तरफ लाते हैं 2 log वाले को, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए पहला में हो जाएगा कि log a n प्लस log a n प्लस 2 माइनस 2 log a n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा आपका log a n प्लस 3 और प्लस log a n प्लस 5 और माइनस हो जाएगा 2 log, सॉरी हाँ, n प्लस 3 और प्लस हो गया log n प्लस 5 और माइनस ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 log a n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और फिर हम लोग लिख रहे हैं तीसरे वाले को, तो ये हो जाएगा log a n प्लस 6 और प्लस log a n प्लस 8 और माइनस हो जाएगा 2 log, इसको जब इस तरफ लाएंगे a n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसी तीनों का यूज करना है इस डिटर्मिनेंट में। तो देखिए क्या करेंगे, C1 पर हम लोग एक काम करते हैं कि C1 पर C3 को जोड़ देंगे, तो ये दोनों टर्म का सम मिल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे, तो ये पूरा टर्म मिल जाएगा। और इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या है, 0 0 0, तो डेफिनेटली C1 के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट में, इस डिटर्मिनेंट को यहां से उठाते हैं और अब हम लोग डिटर्मिनेंट पे बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेशन कर लेते हैं। और ऑपरेशन क्या करेंगे, C1 के जगह C1 प्लस 3 और माइनस 2 C2 कर लेते हैं। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 और C3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा
log an प्लस log an प्लस 2, और C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 log और ये हो जाएगा आपका 2 log an प्लस 1, ये हो जाएगा C1 पर। इसी तरह से आपका दूसरा एलिमेंट हो जाएगा आपका, दोनों एक को जोड़िए तो ये हो जाएगा log, और ये हो गया an प्लस 3 और प्लस log an प्लस 5, और माइनस हो जाएगा 2 log an प्लस 4, ये हो जाएगा। और तीसरा एलिमेंट हो जाएगा log an प्लस 6 और प्लस log an प्लस 8 और माइनस हो जाएगा 2 log an प्लस 7। और सेकेंड एलिमेंट तो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा log an प्लस 1, यहाँ हो जाएगा log an प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा log an प्लस 7, और थर्ड कॉलम हो जाएगा log an प्लस 2 log an प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा log an प्लस 8, ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और ये सब वैल्यू जो है हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, इन तीनों का वैल्यू क्या है 0 0 0। तो गाइस यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर या छोड़ दीजिए, आप समझ लीजिए, जो आपका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो आपका 0 हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो अब आपका जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो आपका सब 0 हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट में देखिए फर्स्ट कॉलम यहाँ निकाले है ना, यही वाला एक्सप्रेशन है, देखिए तीनों यहाँ फर्स्ट कॉलम में, तो ये सारा एलिमेंट हो गया 0 0 0, और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज हो जाएगा ना। तो आप बताइए कि जब किसी डिटर्मिनेंट का किसी रो या कॉलम का एलिमेंट सारे के सारे 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0। सो गाइस इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 0, ठीक है ना। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, 0 है, ठीक है ना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है गाइस। चलिए इसको जरा लिख लीजिए, और लिखने से पहले आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गाइस डिटर्मिनेंट को हम लोग इसी लेक्चर के साथ फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। और आपसे गुजारिश है कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस बनाइए, आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस मिले आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में हजारों क्वेश्चंस हैं, और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इतने सारे क्वेश्चंस को पढ़ाना बताना जो है पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि बहुत सारा समय लग जाएगा, और हम लोगों को सिर्फ डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेज ही नहीं पढ़ना है, अभी सिलेबस में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका स्टडी करना है, ठीक है ना। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप लोग क्वेश्चन निरंतर बनाते रहिए, जहां कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो आप मुझे, ठीक है ना, डाउट अपना बता दीजिए, यथासंभव समय निकाल कर आपके डाउट का आंसर हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है गाइस। तो आप क्या करेंगे, खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस का सलूशन कराना पॉसिबल नहीं है, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अपने डाउट्स मुझे मेरे तक जो है ना पहुंचा दीजिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस आपका होमवर्क के रूप में भी देंगे, तो पहले तो उस होमवर्क को बनाकर मुझे सेंड करना है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। बहुत सारा बुक होगा आपके पास, या आप बुक अरेंज कर लीजिए और क्वेश्चंस बनाइए, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए जरा।